हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ताप को मापने के विभिन्न स्केल पर हम लोगों ने चर्चा किया था बच्चों, है कि नहीं। और तापमापी किसे कहता है इसके बारे में हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि तापमापी, है कि नहीं, जिसको हम लोग थर्मामीटर भी कहा जाता है, कि कितने प्रकार के होते हैं और इन थर्मामीटर से किस प्रकार जो है टेम्परेचर को मापा जाता है ना। इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को, है ना, थर्मोमीटर के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के जो है थर्मामीटर होते हैं, है कि नहीं, और कौन कौन से होते हैं। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में मैं चर्चा पुनः कर देना चाहता हूँ और यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ बच्चों कि थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं और एक एक करके जो है हम लोग उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे कि उससे कैसे टेम्परेचर को हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों मेरे पास तापमापी। देखिए यहाँ पर तापमापी के प्रकार, है कि नहीं, तापमापी के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से बैठेंगे बच्चों, है कि नहीं। जो भी यहाँ पे चीज़ बताया जाएगा उसको आप लोग जो है ध्यानपूर्वक, है ना, अपने कॉपी में उसे नोट करते जाएंगे। तो तापमापी के प्रकार, तापमापी जो है बच्चों, है ना, दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तापमापी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि द्रव्य तापमापी, है कि नहीं, द्रव्य तापमापी। दूसरा नंबर को हम लोग कहते हैं कि गैस तापमापी, गैस तापमापी हम लोग कहते हैं। और तीसरा नंबर का जो प्रकार होता है उसको हम लोग प्रतिरोध तापमापी कहते हैं, है कि नहीं, प्रतिरोध तापमापी, प्रतिरोध तापमापी। चौथा नंबर में जो होता है उसको हम लोग ताप विद्युत तापमापी कहते हैं, ताप विद्युत तापमापी कहा जाता है। और पांचवा नंबर में जो प्रकार होता है उसको विकिरण तापमापी कहा जाता है, विकिरण तापमापी, है कि नहीं, विकिरण तापमापी। तो स्टार्ट हम लोग आज हम लोग करते हैं बच्चों कि द्रव्य तापमापी क्या होता है। द्रव्य तापमापी, द्रव्य तापमापी। तो ये जो थर्मोमीटर है बच्चों, है ना, इसका प्रयोग जनरली जो है हम लोग अपने जीवन में करते हैं। डॉक्टर जब के पास हम लोग जाते हैं तो वो हम बुखार की स्थिति में हम लोग के शरीर का टेम्परेचर को मापने के लिए इसी प्रकार के थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य तापमापी। और इसमें द्रव्य के रूप में कौन सा गैस भरा रहता है, पारा गैस इसमें भरा रहता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो है कि नहीं, इसको दूसरी भाषा में इसको हम लोग पारा तापमापी भी कहा जाता है, पारा द्रव्य, पारा द्रव्य तापमापी भी इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए द्रव्य तापमापी में क्या होता है, पहले समझेंगे बात को, उसके बाद हम लोग इसके बारे में, है कि नहीं, और भी जानने का प्रयास करेंगे। द्रव्य तापमापी में सबसे पहले एक कांच की बनी एक लंबी नली होती है कि नहीं, इस प्रकार जो होती है कांच की बनी एक लंबी नली होती है। ये एक कांच की बनी एक लंबी नली है, इस प्रकार नली होती है। और इसका जो अग्र सिरा होता है वो ज़्यादा और भी थोड़ा सा शार्प होता है कि नहीं, और भी ज़्यादा, है कि नहीं, मतलब पतला होता है, इस प्रकार होता है। और इस नली के अंदर जो होती है एक और भी एक पतली नली होती है। जितना मोटा आपको ये दिख रहा है ना, जितनी मोटाई की, इससे भी कम मोटाई की अंदर में जो भी नली होती है, इससे भी कम मोटाई की, को इस प्रकार जो होती है, पतला थोड़ा कर देते हैं अंदर में। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, है कि नहीं। ये पतला हो गया, इसको हम लोग केस नली कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, केस नली, कैपलरी कहा जाता है इसको, है ना, केस नली कहते हैं। केस नली तो आप लोग जानते होंगे, एक पतली नली जो होती है उसको हम लोग केस नली कहते हैं। केस नली की परिभाषा भी जो है आप लोग, है ना, पृष्ठ तनाव के लेसन में देखे होंगे कि केस नली किसको कहते हैं। कि केस नली वैसी नली होती है कि जिसकी मोटाई जो होती है लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, बहुत कम होती है, उसको हम लोग केस नली कहते हैं। अब इस केस नली में जो होती है बच्चों, एक पारा का जो होता है एक गोलाकार संरचना इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पर एक पारा का गोलाकार संरचना यहाँ पर रख दिया जाता है। अब बात आता है कि इससे, है ना, ताप को हम लोग कैसे मापते हैं। तो चलिए हम लोग, है ना, इसके बारे में जानते हैं कि तापमापी, देखिए, है ना, द्रव्य तापमापी क्या होता है, एक कांच की, है ना, एक कांच की बनी, कांच की बनी बनी
कांच की बनी संरचना के अंदर, कांच की बनी संरचना के अंदर अंदर पारा है कि नहीं, पारा का गोलाकार भाग है कि नहीं, पारा का गोलाकार भाग को रख दिया जाता है, को रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, गोलाकार भाग को रख दिया जाता है। अब जो आप जानते हैं कि पारा जो होता है बच्चों, वो टेम्परेचर पाता है और अपने आप को प्रसारित करने का प्रयास करता है या प्रसार करता है कि कोई भी जो पदार्थ जो होती है वो क्या करती है, द्रव जब जैसे ही उसमें हम लोग ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो फैलने का प्रयास करता है। बस वही सिद्धांत इसमें भी काम करता है कि नहीं। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया, इसका सिद्धांत यहाँ पर हम लोग ये दे सकते हैं, इसका सिद्धांत दे सकते हैं कि देखिए ताप की उपस्थिति में, कि देखिए ताप की उपस्थिति में, ताप की उस उपस्थिति में पदार्थ का प्रसार होता है, पदार्थ का प्रसार होता है ना, एक्सपेंशन होता है, पदार्थ एक्सपेंड हो जाते हैं, पदार्थ कुछ प्रसारित हो जाती है। तो ताप की उपस्थिति में पदार्थ का प्रसार होता है। इसी प्रसार का है कि नहीं, इसी प्रसार का उपयोग कर, इसी प्रसार का उपयोग कर है कि नहीं, इस तापमापी में, इस तापमापी में, इस थर्मोमीटर में है ना, ताप का मापन किया जाता है, ताप का मापन किया जाता है, ताप का मापन किया जाता है। तो ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका आंकलन कैसे किया जाता है, इसमें स्केल को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस चीज़ पर हम लोग विचार करेंगे, स्केल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, इस बात पर आप लोग को देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक थर्मोमीटर है बच्चों मेरे पास, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस थर्मोमीटर को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, है कि नहीं, इसका ये भाग जो होता है थोड़ा सा नुकीला होता है, इस प्रकार नुकीला बनाया जाता है कि नहीं। तो इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, एक पात्र के अंदर भर देते हैं, रख देते हैं, जिसमें बर्फ़ के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े भरे होते हैं, है कि नहीं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भरे रहते हैं, मतलब यहाँ पर बर्फ़ है और ये क्या है, बर्फ़ है। और बर्फ़ जो होती है पिघलने की अवस्था में होती है। तो जब पिघलने की अवस्था को होगी तो पारा जो होता है किसी न किसी एक निश्चित बिंदु पर जा कर के क्या होता है, जमा हो जाता है यहाँ पर। तो इस बिंदु को हम लोग एक आंकित कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, है कि नहीं। और फिर दूसरी अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है आपका जो थर्मोमीटर है, इस ये थर्मोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, है ना, कि पानी जहाँ उबल रहा है कि नहीं, इस पात्र के अंदर ऐसा पानी को रख दिया जाता है जो पानी क्या कर रहा है, उबल रहा होता है, बॉयल कर रहा होता है। यहाँ पे लिखते हैं कि गर्म पानी, मतलब उबलता हुआ पानी या गर्म पानी है। गर्म पानी कैसा है, उबलता हुआ, है ना, उबलता हुआ पानी यहाँ पर लिया जाता है। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब पानी गर्म होगा तो पारा तो एक्सपेंड करेगा, पारा एक्सपेंड करते करते धीरे 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 इस ट्यूब के ऊपर, वो गैस नली के ऊपर धीरे धीरे वो चढ़ता है और एक स्थिर बिंदु पर जा कर के वो स्थिर हो जाता है। मान लेते हैं कि इस बिंदु पर जा कर के वो स्थिर हो जाता है बी बिंदु पर, है कि नहीं। अब यह आप जान रहे हैं कि ए बिंदु पर जहाँ पर पारा स्थिर हुआ है वो क्या है, बर्फ़ का जमनांक बिंदु है कि नहीं, हिमांक बिंदु है। और पानी जब उबल रहा हो, बॉइलिंग पॉइंट्स है पानी का, तो उस स्थिति में पारा जहाँ चढ़ा, जहाँ पर जाकर के वो स्थिर हो गया, उस बिंदु को हम लोग पानी का क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। तो इस दोनों बिंदु के बीच जो होती है भाग को आंकित कर दी जाती है, समान 100 भागों में इसको विभाजित कर दिया जाता है। तो सेल्सियस पैमाना, यदि हम लोग यहाँ पर सेल्सियस पैमाना लेंगे तो सेल्सियस पैमाना में ये बिंदु कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। और ये बिंदु कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। पहले ही कल के ही क्लास में हम लोगों ने ये बात देखा था। तो इन दोनों के बीच जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जो होती है, 100 समान भागों में इसको विभाजित कर दिया जाता है कि नहीं। और प्रत्येक भाग को हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग कहा जाता है। इसी प्रकार फ़ारेनहाइट की भी कुछ बात होती है बच्चों। तो फ़ारेनहाइट में हम यहाँ पर फोटो बना के आपको दिखा देते हैं कि फ़ारेनहाइट में जो होता है, ये जो आपका थर्मोमीटर है, फ़ारेनहाइट्स का जो थर्मोमीटर्स आता है,
कि इसको भी हम लोग मान लीजिए किसी पात्र में यहाँ पे रख करके स्टोर किए हैं, तो उसका जो नीचे वाला जो बिंदु होता है, सबसे निम्नतम बिंदु होता है, उसको हम लोग 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, और सबसे जो ऊपर वाला बिंदु होता है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। और इस 32 और 212 के बीच में समान भाग 180 भागों में उसको विभाजित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो होता है थर्मोमीटर का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग द्रव्य तापमापी कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ मैं लिख देता हूँ बच्चों, कि देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि द्रव्य स्टार देके लिखते हैं कि सर्वप्रथम स्केल तैयार करने के लिए, है कि नहीं, सर्वप्रथम स्केल तैयार करने के लिए है कि नहीं, तापमापी को, है कि नहीं, तापमापी को बर्फ, है कि नहीं, पिघलते हुए बर्फ, इस तरह लिखते हैं, पिघलते बर्फ में रख कर निम्नतम बिंदु प्राप्त की जाती है। निम्नतम बिंदु प्राप्त की जाती है। बर्फ के अंदर रख कर के निम्नतम बिंदु हम प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात आफ्टर देन, है कि नहीं, तत्पश्चात उबलते पानी में रख कर उच्चतम बिंदु, हायर पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं कि उच्चतम बिंदु प्राप्त करते हैं। उबलते पानी में रख करके उच्चतम बिंदु प्राप्त करते हैं। तो सेल्सियस पैमाना में आप लोग जानते होंगे कि सेल्सियस पैमाना में, है कि नहीं, सेल्सियस स्केल में निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा उच्चतम बिंदु क्या होता है, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, उच्चतम बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, है ना। अब क्या करता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस के बीच, है कि नहीं, के बीच 100 समान भागों में विभाजित कर दिया जाता है। समान भागों में विभाजित किया जाता है। और प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। सॉरी, 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है ना। इसी प्रकार यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसी प्रकार फ़ारेनहाइट, है कि नहीं, इसी प्रकार फ़ारेनहाइट, है कि नहीं, फ़ारेनहाइट स्केल में निम्नतम बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा उच्चतम बिंदु, है ना, उच्चतम बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, को 180 समान भागों में बांटा जाता है। 180 समान भागों में बांटा जाता है। 180 समान भागों में बांटा जाता है। और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। और प्रत्येक भाग को, है कि नहीं, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि द्रव्य तापमापी जो होती है किस प्रकार तैयार किया जाता है, किस प्रकार उसको बनाया जाता है ना। इसमें कांच की एक केस नली होती है जिसमें पारा भर दिया जाता है, और स्केल तैयार करने के लिए क्रमानुसार जो होती है ना, उसे मतलब पिघलते हुए बर्फ और उबलते हुए पानी में रख करके स्केल तैयार किया जाता है कि नहीं। और दोनों ही निम्नतम और उच्चतम बिंदु को समान रूप से विभाजित करके, यदि वो सेल्सियस पैमाना में है तो उसके एक समान भागों में 101 समान भागों में बांटा जाता है, और यदि वो फ़ारेनहाइट स्केल में है तो उसको 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है कि नहीं। तो इस प्रकार जो है द्रव्य तापमापी आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब हम लोग यहाँ पर दूसरा देखने वाले हैं, है कि नहीं, क्या देखेंगे कि गैस तापमापी क्या होता है। सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं कि गैस तापमापी किसको कहा जाता है। गैस तापमापी, है कि नहीं, गैस तापमापी कहा जाता है। तो गैस तापमापी जो होता है बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं।
गैस तापमापी जो होता है, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियत आयतन, एक होता है देखिए नियत आयतन। नियत आयतन गैस तापमापी होता है, नियत आयतन गैस तापमापी होता है। और दूसरा नंबर में होता है नियत दाब, नियत दाब गैस तापमापी होता है कि नहीं। ये दो प्रकार के तापमापी होते हैं, है कि नहीं। गैस तापमापी है ना, जिसको हम लोग गैस थर्मोमीटर कहते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, है कि नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम है ना गैस थर्मोमीटर, और एक होता है कांस्टेंट प्रेशर है ना गैस थर्मोमीटर होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, पहला नंबर में बात करेंगे बच्चों कि नियत आयतन, है कि नहीं, सॉरी नियत आयतन, है कि नहीं। नियत आयतन गैस तापमापी किसको कहा जाता है? नियत आयतन गैस तापमापी हम लोग किसके कहते हैं, और इससे हम लोग टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। ये तापमापी जो है ना, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। और ये जो टेम्परेचर, ये जो थर्मोमीटर है बच्चों, ये थर्मोमीटर गैस थर्मोमीटर जो है, ये लिक्विड जो थर्मोमीटर होता है या द्रव्य तापमापी की तुलना में ज़्यादा शुद्धता से ताप को ये मेजर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये शुद्धता के साथ ताप को मेजर कर सकता है, और बड़े बड़े टेम्परेचर को भी ये आसानी से है ना, और शुद्धता के साथ प्योर है ना, मतलब प्योरिटी के साथ जो होता है क्या करता है, इसको मापता है बच्चों। तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि नियत आयतन गैस तापमापी क्या होता है। तो नियत आयतन गैस तापमापी जो होता है बच्चों, ये क्या करता है कि गैस का ताप को कांस्टेंट करके टेम्परेचर को मेज़र कर लेता है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए वह है कि नहीं, वह तापमापी, देखिए वह तापमापी जिसमें कम घनत्व का, है कि नहीं, कम घनत्व का गैस रखा जाता है या रख कर, कम घनत्व का गैस रख कर, सॉरी यहाँ कम घनत्व का गैस रख कर, है ना, रख कर देखिए नियत दाब पर, सॉरी नियत आयतन पर ताप को मापता है कि नहीं, ताप को मापता है। वह तापमापी जिसमें कम घनत्व का गैस रख कर नियत आयतन पर ताप को मापता है, नियत आयतन गैस तापमापी कहा जाता है। नियत आयतन गैस तापमापी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तापमापी पदार्थ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, कम घनत्व वाले गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ तापमापी पदार्थ क्या है, यहाँ पर यह तापमापीय पदार्थ जिसको हम लोग कहे थे, है कि नहीं। तापमापीय पदार्थ का उपयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं, कम घनत्व वाले गैस का रूप में, कम घनत्व का गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो कम घनत्व का गैस जैसे हो गया हाइड्रोजन गैस, जैसे हीलियम गैस, तो ये सभी गैस जो होती है इसका घनत्व कम होता है, यह अन्य गैसों की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका घनत्व भी कम होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, नियत आयतन गैस तापमापी। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि बच्चों कि इसका सिद्धांत क्या होता है, लेकिन इसके किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल जो होता है सिंपल होता है कि बच्चों कि जब हम लोग किसी गैस को जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो उसका दाब में वृद्धि होती है कि नहीं। कब? जब उसका आयतन को नियत रखा जाता है। जब आयतन कांस्टेंट होता है तभी दाब में वृद्धि होगी, यदि आयतन कांस्टेंट ना हो तो दाब में वृद्धि नहीं होगी। आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक पिस्टन के अंदर जो है बच्चों, है कि नहीं, उदाहरण को समझिएगा कि एक पिस्टन के अंदर जैसे कि हम लोग एक गैस को रखते हैं, है कि नहीं, एक गैस को भर के रखते हैं, है कि नहीं, और इसको हम लोग यदि गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है कि गैस का जो होता है टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो गैस के टेम्परेचर में वृद्धि होने की वजह से क्या होता है कि गैस का प्रेशर बढ़ता है, गैस के अंदर का दाब बढ़ता है कि नहीं। यदि ये पिस्टन बाहर की ओर ना खिसके, बाहर की ओर ना जाए, तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं। लेकिन दूसरी ही स्थिति में यदि ये पिस्टन बाहर की ओर खिसक जाता है, यदि ये बाहर की ओर चला जाता है तो गैस में तो प्रसार हो गया,
तो गैस का आयतन बढ़ गया, गैस का आयतन बढ़ने की वजह से क्या होता है, दाब कांस्टेंट रह जाता है। तो इसीलिए हमको प्रेशर प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, हमको प्रेशर प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आयतन को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो इसी सिद्धांत पर यह काम करता है। जब नियत आयतन पर, है कि नहीं, जब नियत आयतन पर किसी गैस को ताप दिया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे कि नियत आयतन पर, देखिए नियत आयतन पर, है ना, नियत आयतन पर जब गैस को, नियत आयतन पर जब गैस को ताप दिया जाता है ना, गर्म किया जाता है, ताप दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो क्या होता है, नियत आयतन पर जब गैस को हम लोग ताप देते हैं तो गैस का दाब बढ़ता है कि नहीं, तो गैस का दाब बढ़ता है, गैस का दाब बढ़ता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं, दाब में वृद्धि, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दाब में वृद्धि, है कि नहीं, दाब में वृद्धि ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है कि नहीं, दाब में वृद्धि ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, समानुपाती होता है। तो मान लेते हैं कि माना, है कि नहीं, ये बात हम लोग जानते हैं कि माना दाब में वृद्धि, देखिए यहाँ पर, है कि दाब में वृद्धि ताप के समानुपाती होता है। पुनः दाब में वृद्धि, दाब में वृद्धि गैस के वास्तविक दाब के भी समानुपाती होता है, वास्तविक दाब के भी, वास्तविक दाब के भी समानुपाती होता है कि नहीं, वास्तविक दाब के भी समानुपाती होती है। तो इसका मतलब हो गया कि जो गैस के अंदर जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं, इसके जो अंदर दाब में जो वृद्धि हो रही है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले कितना टेम्परेचर हम लोग उसको दिए हैं, ताप में कितना परिवर्तन किए। ताप में परिवर्तन का मतलब होता है कि इस गैस का पहला, जब इसको टेम्परेचर नहीं दिया जा रहा था, जब इसको गर्म नहीं किया जा रहा था, उस समय इसका टेम्परेचर क्या था, और जब इसमें ताप दे दिए तो अंतिम ताप क्या था, उस समय इसका दाब क्या था। तो उस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभिक दाब और अंतिम दाब, तो ताप में परिवर्तन क्या हुआ, अंतिम तापमान और माइनस प्रारंभिक तापमान में हम लोग कहेंगे कि ताप में वृद्धि। अब इसका दाब में परिवर्तन क्या होगा कि जब इसको गर्म नहीं किया गया था, उस स्थिति में गैस का वास्तविक दाब, मतलब इसको हम लोग प्रारंभिक दाब कहेंगे, और जब इसको टी टेम्परेचर दे चुके हैं उस समय जब इसका दाब में जब वृद्धि होगी तो उसको हम लोग अंतिम दाब कहेंगे। तो दाब में परिवर्तन क्या हो गया, अंतिम दाब माइनस प्रारंभिक दाब, ये हो गया दाब में परिवर्तन, है ना। तो दाब में परिवर्तन उसी का अर्थ में लिखे हैं कि दाब में वृद्धि। दाब में वृद्धि सबसे पहले ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, आपने कितना टेम्परेचर को चेंज किया। उसके बाद होता है दाब में परिवर्तन गैस के वास्तविक दाब के भी समानुपाती होती है कि नहीं। दाब में कितनी वृद्धि होगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि गैस का वास्तविक दाब क्या था। गैस का दाब यदि कम होगा तो दाब परिवर्तन भी कम होगा, गैस का वास्तविक दाब यदि ज़्यादा होगा तो गैस का भी, है ना, दाब परिवर्तन ज़्यादा होगा। बच्चों इस बात को समझिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि दाब में वृद्धि कितनी है, देखिए तो मान लेते हैं कि दाब में वृद्धि डेल्टा पी है, इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा पी है। ताप में वृद्धि या ताप परिवर्तन उसको हम लोग डेल्टा टी मान लेते हैं, ताप परिवर्तन इज इक्वल टू डेल्टा टी। और वास्तविक दाब जो है, वास्तविक दाब को हम लोग क्या मान लेते हैं, पी। तो डेल्टा पी दो बात पर निर्भर करता है, डेल्टा पी समानुपाती होता है आपका डेल्टा टी का, और सॉरी, है ना, और डेल्टा पी जो होता है समानुपाती होता है ये भी पी का। तो दोनों को यदि हम लोग मिला देंगे बच्चों, तो दोनों को यदि हम लोग मिला देंगे तो डेल्टा पी समानुपाती क्या हो जाता है, पी इंटू डेल्टा टी। यदि आप समानुपाती को तोड़ते हैं, है कि नहीं, समानुपाती को तोड़ते हैं तो गामा एक यहाँ पर नियतांक दिया जाता है, कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग लिखते हैं पी डेल्टा टी, जहाँ गामा क्या होता है, जहाँ गामा जो होता है गैस का, देखिए यहाँ से गैस का ताप के साथ, गैस का ताप के साथ दाब परिवर्तन का गुणांक होता है, दाब परिवर्तन का गुणांक होता है, कॉफिशिएंट होता है, दाब परिवर्तन का गुणांक है। तो इस बात को आप लोग समझ में आ गया होगा, ये इसका सिद्धांत होता है कि नहीं। आगे हम लोग और भी देखेंगे नेक्स्ट पेज में, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या समीकरण देखा बच्चों, है कि नहीं, हम लोगों ने क्या समीकरण देखा बच्चों कि डेल्टा पी जो होता है इज इक्वल टू गामा, है कि नहीं, पी इंटू डेल्टा टी, ये इक्वेशन देगा था। अभी इसी इक्वेशन के आधार पर जो है बच्चों हम लोग, है ना, टेम्परेचर को मेज़र कर लेंगे। देखिए
तो हम लोग यहाँ पर कुछ मानते हैं बच्चों, क्या मानते हैं कि देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस का दाब है कि नहीं, गैस का दाब कितना है, P0 है, इसको मान लेते हैं। उसी प्रकार मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस का दाब कितना है, P100 है, और T डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस का दाब इज इक्वल टू कितना है, PT है। और ये सब किस में लिया गया है, नियत आयतन पर। ये क्या है, नियत आयतन पर, ये नियत आयतन पर सब मान लिया गया है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, अब इसी समीकरण का हम लोगों को प्रयोग करना है बच्चों, है कि नहीं। हम लोग सबसे पहले दो बातें लेते हैं कि P100 माइनस P0 लेते हैं। तो P100, इसमें यहाँ पर देखिए P100 लेंगे तो कितना हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा बच्चों, आप लोग जानते हैं कि P है ना, P100 का वैल्यू क्या होगा, देखिए P100 जो हम लोग ने है कि नहीं 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर पे दाब कितना माना है, P100 माना है। तो P100 को इस समीकरण के रूप में हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो P100 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो P100 को लिखेंगे गामा, गैस का वास्तविक दाब हम लोग मान लेते हैं कि P है कि नहीं, गैस का वास्तविक दाब P है और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसलिए दाब परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पर T हो जाएगा, नहीं ये 100 हो जाएगा। इसी तरह P0 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो गया गामा, वास्तविक दाब इसका P और ताप 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इस दोनों मान को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, देखिए गामा, वास्तविक दाब P, यहाँ पर हो गया 100 माइनस P0 को लिखेंगे गामा, है कि नहीं, यहाँ पर हो गया P वास्तविक दाब और इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन निकालेंगे, गामा और P यहाँ पर कॉमन निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 0, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितना हो गया, गामा P और ये 100 मिलेगा, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसी प्रकार हम लोग दूसरा समीकरण को भी बनाएंगे बच्चों। दूसरा समीकरण बनाएंगे कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दाब कितना था, PT, और इसको लिखेंगे P0 के आधार पर हम लोग इसको निकालेंगे। तो P इसी के आधार पर लिखेंगे, तो PT को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए गामा, यहाँ वास्तविक दाब था P और इसका तापमान है T। इसी तरह यहाँ पे भी लिखेंगे P0 के लिए भी गामा P और इसका टेम्परेचर है 0। तो इसमें कॉमन क्या क्या आ गया, देखिए तो P और इधर हो गया T माइनस 0, तो ये हो गया गामा PT। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब दोनों को हम लोग भाग दे दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, नहीं तो समीकरण 1 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इस प्रकार हम लोग भाग देंगे बच्चों। तो देखिए PT माइनस P0 बटा P100 माइनस P0, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है, गामा PT, और ऊपर वाले का मान कितना हो गया, इसका मान हो गया गामा P100। तो यहाँ से गामा P कैंसिल हो गया, तो T बटा यहाँ पर 100 मिल गया। तो डेट सिंप्लाइज T का मान हमको क्या मिल जाएगा, PT माइनस P0 बटा यहाँ से मिलेगा P100 माइनस P0 और गुना हो गया 100। तो ये मेरा समीकरण है बच्चों। इससे हम लोग क्या करते हैं कि ताप को माप लेते हैं, है कि नहीं। जिस ताप को हमको मापना है बच्चों उसका उस ताप पर गैस का दाब है PT, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब है P0, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस का दाब है P100 और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर कितना है P। इसको हम लोग 100 से यदि गुना कर देंगे तो इससे हम लोग जो था उस गैस का क्या माप लेंगे, टेम्परेचर को हम लोग माप लेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं कि इस गैस तापमापी का है कि निर्माण और कार्य प्रणाली क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग किस प्रकार होता है। और आज हम लोग इस वीडियो पर हम लोग विचार करेंगे बच्चों। देखिए इसका सबसे पहले हम आपका फ़ोटो बना देते हैं कि नहीं, इसका निर्माण सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसका निर्माण और है ना कार्य प्रणाली क्या क्या होता है, कार्य प्रणाली क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या है इसका, हम लोग उस पर हम लोग आज बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फ़ोटो ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों कि जिससे आपको पता चल सकेगा कि इस थर्मोमीटर किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बल्ब होता है गोल जैसा, है ना, एक बल्ब होता है बच्चों इस प्रकार, एक बल्ब है, इसको एक ट्यूब से इस प्रकार इसको जोड़ा जाता है कि नहीं। ये एक ट्यूब है, इसको जोड़ा जाता है इस प्रकार, है कि नहीं। और इस ट्यूब का एक सिरा जो है होता है ना बच्चों, एक है कि नहीं, यहाँ पर एक बेलनाकार जो है एक बर्तन की ओर जाता है,
बेलनाकार बर्तन की, और इस प्रकार यहाँ पर जाता है, इस प्रकार बना होता है बेलनाकार बर्तन, इस प्रकार बेलनाकार बर्तन बनी होती है। और इस बर्तन का जो दूसरा सिरा होता है ना, वो मोनोमीटर से जुड़ा होता है। मोनोमीटर आप समझ रहे हैं, दाब को मापने का एक यंत्र है मोनोमीटर, है कि नहीं। दाब को मापने का एक यंत्र होता है, इसको इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये मोनोमीटर है ना। और देखिए ये एक पाइप है, मोनोमीटर से ये जुड़ा होता है। और यहाँ पर जो है एक बेलनाकार पुनः एक बर्तन होता है, बेलनाकार बर्तन होता है जिसमें पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा इसमें भरे होते हैं इस प्रकार। और इसका जो होता है सिरा जो होती है इसके साथ जुड़ी होती है, इस प्रकार इसमें जुड़ी होती है। और इसमें पूरा पारा भरा होता है, यहाँ पर पारा इसमें भरा हुआ है। और ये जो आपका बेलनाकार बर्तन है इसमें एक पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर, ये एक पॉइंटर है, इसका नाम है पी। ये इस पॉइंटर में भी यहाँ तक पारा भरा हुआ होता है। इसको पूरे सिद्धांत को आपको समझना है बच्चों। इसमें पूरा पाइप में क्या होता है, पूरा पारा इसमें भरा होता है इस प्रकार। तो अब देखिए कि यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है, एक स्केल लगा होता है। इस प्रकार जो है इसमें एक स्केल लगा होता है, जो स्केल क्या मेज़र करता है कि ये जो आपका जो बर्तन है कि नहीं, ये जो आपका एक सिलेंड्रिकल जो एक वेसल है, इस वेसल के अंदर जो था पारा की कितनी ऊंचाई में परिवर्तन हुआ, वो स्केल जो है इसको यहाँ पर मापता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये एक स्केल यहाँ पर लगा होता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम हम BC दे देते हैं, और इसका नाम जो है हम D है ना, DE दे देते हैं। और ये जो आपका बर्तन है इसका नाम हम A दे देते हैं। और ये जो आपका गोलाकार भाग है, इसी के अंदर जो होता है कम घनत्व का गैस इसमें भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, गैस भरे होते हैं। और जिस चीज़ का टेम्परेचर मेज़र करना है कि नहीं, उस चीज़ के अंदर जो होता है इस वॉल्व को हम अंदर की ओर डुबा देते हैं, है कि नहीं। मान लेते हैं कि इस जो पात्र जो मैंने यहाँ पे रखा है, इस पात्र के अंदर रखे पानी का तापमान जो होता है हमको मेजर करना है कि नहीं। ये लिक्विड जो ये इसका ताप, ये जो द्रव्य का ताप मापना है, द्रव्य का ताप मापना है। तो जिस चीज़ का हमको ताप मापना होता है उसके अंदर क्या करते हैं, इस बल्ब को हम लोग डुबा करके रख देते हैं। तो ये है इसका बनावट, है कि नहीं, ये इसका है बनावट। अब इसका क्रियाविधि क्या होता है, आप लोग इस बात को समझने का प्रयास करें। मान लेते हैं कि इसके अंदर जो आपका गैस भरा हुआ होता है कि नहीं, इस स्थिति में सबसे पहले जो पारा की जो ऊंचाई होती है, आप लोग जानते हैं कि सामान्य दाब पर पारा की ऊंचाई, मान लेते हैं कि देखिए सामान्य दाब पर या सामान्य वायुमंडलीय दाब पर भी आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पारा की ऊंचाई H हम लोग इसको पहले कंसीडर कर लेते हैं। अभी हम कोई भी है ना इसमें ताप मापने का प्रोसीजर शुरू नहीं किए हैं, तो हम लोग इस स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पर पारा कितनी ऊंचाई पर है। तो सबसे पहले उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो स्केल में H ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोग ताप मापना शुरू करते हैं, इस बल्ब को इस पात्र के अंदर डाल देते हैं। इस लिक्विड के टेम्परेचर के वजह से इस गैस में क्या आता है, प्रसार आता है। इस गैस में क्या होगा, प्रसार होगा, है कि नहीं। ये इस बल्ब के अंदर रखे जो कम घनत्व का गैस है उसमें प्रसार होता है, प्रसार होगा तो वो क्या करेगा, इस प्रसार के अंदर है ना, इस नली के अंदर जो गैस को दबाएगा, दाब डालेगा, और इसके अंदर भी वो प्रवेश कर जाएगा दाब, और दाब से क्या करेगा, पारा को यहाँ पर दबाएगा, तो जिसके वजह से ये पारा क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर चले जाएगी। तो पुनः जो होता है इसको ऊपर नीचे खिसका करके इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि पॉइंटर में पारा जो होता है हमेशा टच करता रहे। जैसे कि मान लेते हैं कि इस गैस के है ना यहाँ पर दाब में वृद्धि हुआ, दाब में वृद्धि की वजह से पारा क्या करता है, इसको दबाता है, दाब डालता है, तो पारा नीचे की ओर चला जाता है और इसमें पारा का लेवल ऊपर की ओर बढ़ जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर की ओर उठाएंगे,
है कि नहीं, इसको पकड़ करके ऊपर की ओर उठाते हैं, तो जिसके वजह से थोड़ा सा क्या होता है, पारा नीचे की ओर चले आता है और फिर पुनः फिर पॉइंटर को स्पर्श करने लगता है। इससे मेरा क्या होता है कि इस मोनोमीटर के जरिए जो है हम लोग यहाँ पर दाब को, है ना, क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, आयतन को निश्चित कर रहे हैं कि इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसका आयतन निश्चित होगा। आप लोग यहाँ थोड़ा सा देखिए कि जब हम लोग इसके अंदर रखा हुआ गैस जब प्रसारित होगा तो इस पारा को नीचे की ओर दबाएगा, तो नीचे की ओर दबाने का मतलब होता है कि गैस में प्रसार उत्पन्न हुआ है कि नहीं, एक्सपेंशन हुआ। तो उसको कांस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर को इसी बिंदु पर, पारा को इस पॉइंटर से स्पर्श कराते रहते हैं ताकि गैस जो इसके अंदर भरा हुआ है उसका आयतन कांस्टेंट रह जाए, नियत रह जाए, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है बच्चों, इसका वर्किंग आप लोग समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि वर्किंग मतलब इस काम को शुरू करने से पहले ही एक बात यहाँ पर हम लोग मेजर कर लेते हैं कि इस गैस, ये जो आप बल्ब देख रहे हैं जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, कि वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, है कि नहीं, इस पारा की ऊंचाई क्या होती थी, है कि नहीं। इसको हम लोग पहले मेजर करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो दाब होता है, वो दाब जो होती है वो किसके बराबर होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि दाब जो होती है पारा की ऊंचाई पर निर्भर करती है, कि जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो दाब होगा, मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दाब क्या होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो ये गैस जो होता है कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस जब हो जाएगा तो आयतन इसका घट जाएगा। आयतन को घटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, पारा यहाँ पर इसको स्पर्श करेगा। तो पी नॉट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दाब जो होता है वो तो स्केल में चेंजिंग हो रहा है। ये तो मेरा एच ऊंचाई है वायुमंडलीय दाब पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसमें कुछ हमको नीचे लाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इसको हमको, जैसे कि अभी यहाँ पे फोटो बना हुआ है इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं कि ऊपर नीचे कैसे होगा, लेकिन इसको आपको कल्पना करके समझना पड़ेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दाब कहीं इसमें आयतन को कांस्टेंट करने के लिए इसको हमको या तो नीचे करना पड़ेगा या तो ऊपर करना पड़ेगा, है ना। तो जिसके वजह से इसके ऊंचाई में कुछ परिवर्तन होगा। मान लेते हैं कि इसको हम लोग ऊपर उठा के रखें, पारा नीचे अंदर की ओर गई तो पारा का लेवल थोड़ा सा कुछ चेंजिंग यहाँ पर हुआ, तो उस चेंजिंग लेवल पर यहाँ पर देखेंगे कि कितना चेंजिंग हुआ। तो उस चेंजिंग को हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर चेंजिंग कितना आया, एच नॉट आया, है कि नहीं, ये जो ऊंचाई है। तो अब ये ऊंचाई हमको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एच में एच नॉट को हमको प्लस करना पड़ेगा, तो इसीलिए एच प्लस एच नॉट लिख देते हैं पारा की ऊंचाई, है कि नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस दाब पर ये पारा की ऊंचाई है। इसी प्रकार हम लोग अब क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेजर कर लेते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेजर करेंगे तो पारा की ऊंचाई कितना हो जाएगा, एच प्लस 100 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए कि अब हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो आपके अंदर ये पहले से ही कैलकुलेटेड है मेरा, है कि नहीं, ये पहले से ही ज्ञात है, ये एपरेटस को बनाया गया है तब से हमको ये बात माना है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पारा की ऊंचाई ये होगी, है कि नहीं, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पारा की ऊंचाई ये होगी। अब हमको जिसका ताप मेजर करना है, मान लेते हैं कि इसका ताप, ये जो लिक्विड है जिसका ताप हमको टेम्परेचर को मेजर करना है कि उसका टेम्परेचर कितना है, टी है। अब इस ताप पर पारा की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि पी टी। तो इस टेम्परेचर पर, है कि नहीं, दाब, इस गैस के अंदर का दाब क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, एच होगा। तो अब इसका यदि ज़्यादा होगा तो इस पर दाब डालेगा तो यह पारा नीचे की ओर जाएगा, फिर इसको ऊपर की ओर उठाना पड़ जाएगा तो यह इससे पारा निकल करके जाएगा। तो फिर जो होती है इसका टी टेम्परेचर पर मान लेते हैं कि जितना हमको उठाना पड़ा था टी टेम्परेचर पर जिसकी ऊंचाई है एच टी, तो हमको वायुमंडलीय दाब पर एच टी को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये तीनों ऊंचाई जो है हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। तो पी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर पारा की ऊंचाई इतनी थी, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर पारा की ऊंचाई इतनी थी, और टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पारा की ऊंचाई यहाँ पर इतनी थी, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाले समीकरण में आप देख पा रहे होंगे कि पी टी, पी 0, पी 100 और पी नॉट का मान है, सारी बातों को यहाँ पर रख देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो देखिए टी इज इक्वल टू पी टी का वैल्यू कितना है, पी टी का वैल्यू यहाँ पर एच प्लस एच टी है, माइनस पी 0 का वैल्यू कितना है, देखिए एच प्लस एच नॉट है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पी 100 है तो पी 100 का वैल्यू कितना है, एच प्लस एच 100 है। और फिर देखिए पी नॉट है, पी नॉट का वैल्यू कितना हो गया, एच प्लस एच नॉट है, और गुना 100 है। जब आप इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा, देखिए एच प्लस यहाँ पर हो गया एच टी माइनस एच, फिर हो गया एच नॉट बटा यहाँ भी हो गया एच प्लस एच 100, फिर हो गया माइनस
फिर हो गया H0, तो ये H कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 100, तो T बराबर कितना हो गया, देखिए HT माइनस H0, फिर हो गया H100 माइनस हो गया H0 गुना 100। तो ये टेम्परेचर देखिए मापना कितना आसान है, नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पारा की ऊंचाई कितनी होगी, इस मोनोमीटर के जरिए हम बैरोमीटर के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, मोनोमीटर के जरिए, है कि नहीं। और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यहाँ पर ऊंचाई कितनी होगी जानते हैं। और T डिग्री सेल्सियस जैसे ही यहाँ पर इस बल्ब को हम लोग इस लिक्विड के अंदर डालें, है कि नहीं, तो यहाँ पर पारा की ऊंचाई यहाँ पर मेजर कर रही है, ये बात हम लोगों को पता चल जाएगा। और सारी ऊंचाई को यहाँ पर रख करके उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेगा, उस लिक्विड का टेम्परेचर को मेजर कर देगा, है कि नहीं। तो ये प्रणाली का उपयोग करके, ये सिस्टम का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी गैस का हम लोग ताप को मेजर कर सकते हैं बच्चों। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। थोड़ा बहुत हम जान रहे हैं कि प्रॉब्लम यदि है तो आप लोगों को यहाँ पर समझने में हुआ होगा कि H0 कैसे प्राप्त किया गया, H है ना, H100 कैसे प्राप्त किया, HT कैसे प्राप्त किया। बस आप लोग अपने घर में भी आप लोग जनरली प्रयोग करके भी देख सकते हैं बच्चों कि, है ना, कभी कभी देखते होंगे कि राज मिस्त्री के पास जो है बच्चों, है ना, जमीन के लेवल को मेजर करने के लिए उसके पास एक पाइप होता है, ये इस प्रकार का पाइप होता है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पाइप है, इसमें पानी वो लोग भर देता है, लेवल को रखता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वो क्या करता है, लेवल। जब इसको उठाता है कि नहीं, जब इसको उठाता है कि नहीं, तो आप लोग देखते होंगे कि पानी का लेवल यहाँ पर कांस्टेंट ही रहता है, बस इसकी ऊंचाई उठ जाती है कि नहीं, इसकी ऊंचाई उठ जाती है, यहाँ पर यह कांस्टेंट रहता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है बच्चों, है कि नहीं। जब इसको आप उठाएंगे, है कि नहीं, जब आप इसको उठाइएगा तो पारा का जो लेवल है कि नहीं, पारा का लेवल जो होती है थोड़ा सा गिरेगी, या फिर यह पारा नीचे की ओर जाएगी। जब यहाँ पे इसको कांस्टेंट करना है ना, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक शुरू से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि जैसे ही दाब में वृद्धि हुई तो इस जो इसके अंदर गैस जो है वो पारा के ऊपर दाब डालेगा, ये पारा नीचे की ओर चल जाएगा, इसमें पारा चढ़ जाएगा। तो अब ये पॉइंटर से नीचे चला गया ना, अब यहाँ पर हमको तो पारा भरना है, तो पारा भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे से पारा हमको निकालना होगा, यहाँ पर जाएगा। जब इससे पारा निकलेगी तो इसका लेवल कुछ नीचे जाएगा, उसी ऊंचाई का हम बात कर रहे हैं। जो पारा नीचे गया या पारा ऊपर गया, इसी ऊंचाई का हम यहाँ पर बात करते हैं, और उसी के आधार पर इसको मेजर किया जाता है। तो आप लोग, मेरे आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बात समझ में भी आ गया होगा बच्चों की नियत आयतन गैस तापमापी से हम लोग किस प्रकार जो होता है टेम्परेचर को हम लोग मेजर करते हैं। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों। आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नियत दाब पर गैस तापमापी का कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे उसे ताप को मापा जाता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसी प्रकार मेरे वीडियो में आप लोग बने रहें, और आगे आने वाले सभी वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें, है कि नहीं, और समझने का प्रयास करें। नई नई थर्मोमीटर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ठीक है, आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, आप लोग हमेशा हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहे बच्चों। तो आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे, लेकिन इजाज़त दे। जय हिंद, जय भारत।